तो आज इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का मतलब समझ लेते हैं। तो जो जंगल होता है उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं और वाइल्ड लाइफ जो भी जीव जंतु जानवर ये सब होते हैं वो वाइल्ड लाइफ होते हैं। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ हमें ये दिया गया है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक के साथ, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखो, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फॉरेस्ट होता है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो क्या है कि हमें फूड मिलता है फॉरेस्ट से, लकड़ियाँ मिलती हैं जिससे हम फ्यूल बना सकते हैं, उसके बाद हमें एयर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, साथ ही साथ जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें क्या मिलता है, हैबिटेट मिलता है, मतलब एक कंडीशन मिलती है रहने के लिए। और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन होने से भी रोकता है। तो ये सारा इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट का। तो अब हम करते हैं अगला टॉपिक, फ्लोरा एंड फाउना। तो देखो, फ्लोरा मतलब होता है जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम फ्लोरा बोलते हैं। और फाउना जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं उन्हें हम फाउना बोलते हैं। तो इसी के साथ ये जो फ्लोरा एंड फाउना वाला टॉपिक है ये भी ख़त्म होता है। आपको ये बुक में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो अब हम करेंगे अगला टॉपिक, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज फाउंड इन इंडिया। मतलब कि देखो, जो फॉरेस्ट होता है बहुत सारे टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और जानवर होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट और अलग अलग टाइप के जानवर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो ये देखने से पहले कि ये क्लासीफाई कैसे हुए हैं, हम ये देखते हैं कि इन्हें क्लासीफाई किया किसने है। तो देखो, एक यूनियन है IUCN। IUCN एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन। इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में MCQ टाइप में बन सकता है और ये बहुत बार बना भी है। तो पहले आप इसका फुल फॉर्म जान लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसका फुल फॉर्म है, आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये क्या करता है, जो भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन्हें क्लासीफाई करता है और इन्हें 6 स्टेज में इन्होंने क्लासीफाई किया है, 6 टाइप्स में इन्होंने क्लासीफाई किया है। अब वो कौन से टाइप है अब वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप है नॉर्मल स्पीशीज़। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर या फिर पौधे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हैं, मतलब वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि कुत्ता हो गई, बिल्ली हो गई, तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है तो इतने जल्दी इन लोग ख़त्म नहीं होंगे। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल आर नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज डॉग, rodents, नीम, पीपल एक्सेट्रा। तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। अब सेकंड है इंडेंजर स्पीशीज़। तो इसका मतलब ऐसी स्पीशीज़, ऐसे पेड़ पौधे और जानवर जो कि डेंजर में हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजर में हैं और वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे इस देश से, मतलब कि एक्सटिंक्ट, मतलब मर जाएंगे। तो ऐसे स्पीशीज़ जो हैं उन्हें बोला जाता है इंडेंजर स्पीशीज़। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, द स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसे बोला जाएगा इंडेंजर स्पीशीज़। इसका एग्जाम्पल देख लो, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट और राइनासोरस। तो ये सब ख़त्म होने के कागार पे हैं, तो इन्हें बोला जाएगा इंडेंजर स्पीशीज़। और ये कुछ 8 से 10 ही हमारे वर्ल्ड में पूरे प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं थर्ड वन, जो कि है वल्नरेबल स्पीशीज़। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पेड़ पौधे और जानवर जो कि कम होते जा रहे हैं अमाउंट में, तो इन्हें बोला जाएगा वल्नरेबल स्पीशीज़। और इन्हें अगर कम होने से रोका नहीं गया तो वो इंडेंजर स्पीशीज़ में आ जाएंगे, यानी कि ख़त्म होने के गागार पे आ जाएंगे। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, दी स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड टू द लेवल दैट इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर कैटेगरी। तो देखो, अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे जो ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, जाइगेंटिक डॉल्फिन है, तो ये सब क्या है, ये सब का जो अमाउंट है वो कम होते जा रहे हैं। तो इन्हें बोला जाएगा वल्नरेबल स्पीशीज़ और इन्हें बचाया नहीं गया तो फिर ये इंडेंजर में आ जाएंगी और उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और ये कुछ 50 से 100 ही हमारे पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं फोर्थ वन, जो कि है रेयर स्पीशीज़। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने के कागार पे आ गई हैं, यानी कि हमें बहुत कम ही दिखाई देती हैं, तो इन्हें बोला जाता है रेयर स्पीशीज़। और इन्हें बचाया नहीं गया तो ये इंडेंजर या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में घुस जाएंगी।
तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्पीसीज विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन विच मे मूव इनटू द इंडेंजर और वल्नरेबल कैटेगरी। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, वाइल्ड एशियाटिक लायन हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया और हॉर्नबिल हो गया। तो ये सब क्या है, करीब 500 से 1000 ही पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो इन्हें बोला जाएगा रेयर स्पीसीज़। अगर अभी भी आपको रेयर स्पीशीज़, वर्नरेबल स्पीशीज़ और इंडेंजर स्पीशीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप इधर ध्यान से सुनो। तो देखो, जो इंडेंजर स्पीशीज़ है जिसके लास्ट में डेंजर आता है, उसको सबसे ज़्यादा खतरा है ख़त्म होने का, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में बची है, कुछ 8 से 10 ही बची है। और उसके ऊपर आता है वल्नरेबल स्पीशीज़, जो थोड़े अमाउंट में है, जो 50 से 100 प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। और तीसरा आता है रेयर स्पीशीज़, जो कि 500 से 1000 प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। तो आपको ऐसे समझता है कि सबसे ज़्यादा खतरा है इंडेंजर स्पीशीज़ को, उसके बाद वल्नरेबल और लास्ट में है रेयर स्पीशीज़, और उसके बाद जो नॉर्मल स्पीशीज़ है उनको, यानी कुत्ते बिल्ली इन लोग को, तो इनको कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे ये डिवाइड किया गया है। तो अब देखते हैं फिफ्थ वन, एंडेमिक स्पीशीज़। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर या फिर पौधे जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले। जैसे कि आप क्या करोगे, आप अपने घर पे ही मिलोगे, आप अपने घर पे ही रहोगे ना, कि कहीं और जाओगे। तो वैसे ही जो स्पीशीज़ हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के, वो एक जगह पे रहते हैं, उसके अलावा पूरे अर्थ पे कहीं नहीं रहते। तो इन्हें बोला जाएगा एंडेमिक स्पीशीज़। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन और अंडमान वाइल्ड पिग। तो ये सब क्या है, अंडमान आइलैंड पे पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। इसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। अब लास्ट आता है सिक्स्थ वन, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। मतलब कि ऐसी स्पीशीज़ जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। तो इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा हमारा डायनासोर, जो कि मर चुके हैं, अब नहीं दिखते हैं। पिंक हेड डक, ये भी क्या हो गया, इनका अस्तित्व नहीं है। तो इसका डेफिनेशन देख लो, स्पीशीज़ विच आर नो मोर, मतलब अब नहीं है प्रेजेंट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। तो इसका मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है वो कैसे ख़राब हो रही है, कैसे कम होती जा रही है। तो अक्सर इस पार्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, तो हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को ही उठा के इधर पुट कर देते हैं और उसको आंसर निकालते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ जाए और ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। इसका मतलब होता है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कैसे ख़राब हो रही है, ये हमें पूछा है। तो इसका आंसर देखते हैं, वो पॉइंट में देखते हैं और ये भी टॉपिक हमें समझ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। इसका मतलब ये है कि जो इंसान हैं उनके नीड से ज़्यादा, मतलब जितना उनको ज़रूरत है उतना तो मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको और चाहिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है वो सब ख़राब होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाई, फूड, फ्यूल, ये सब चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, और जिसका सिंपली मतलब है कि फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और इसकी वजह से होता है डिप्लीशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि द एक्सपांशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। यानी जो ह्यूमंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर लिया है खुद को। जैसे कि देखो, अब वो रेलवेज बना चुके हैं, जिसकी वजह से रेल ट्रैक बिछानी पड़ती है, जो पटरी बोलते हैं हम। तो वो जंगल जब गुजरता है उधर से, तो जंगल को काट दिया जाता है, तभी तो रेल ट्रैक अच्छे से बिछा पाएंगे। दूसरी बात ये कि ह्यूमंस क्या करते हैं, माइनिंग करने लगे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचर डिप्लीट हो रहा है, फॉरेस्ट ख़राब हो रहे हैं, एनिमल भी उधर के चले जा रहे हैं। तो सिंपली जो ह्यूमन है वो सब इसका जिम्मेदार है, क्योंकि अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो इतना एक्सपांड कर रहा है। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट ये हो जाएगा कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। यानी कि अब बहुत सारे बिल्डिंग्स बनने लगे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनने लगी हैं, जहाँ पर पहले जंगल हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, और बहुत सारी माइनिंग भी होने लगी है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मिले हमें। तो पूरे नेचर को हमने क्या किया है, घुमा के रख दिया है।
तो ऐसे ह्यूमन अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिग्रेड हो रहा है अपना नेचर। अब ये तो हमने देख लिया कि हम कैसे खराब कर रहे हैं नेचर को, या फिर नेचर कैसे डिप्लीट हो रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। इसलिए अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसे बचाया जा सके। तो अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द स्टेप्स इंडिया हैज़ टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया ने 3 मेजर स्टेप लिए थे जिससे वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सके। अब वो क्या है वो देखते हैं। तो पहला है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक एक्ट निकाल दिया था। अब देखते हैं वो एक्ट क्या है। फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एन ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड। तो उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा कटाई नहीं होगी। उन लोग क्या करेंगे, कुछ एरिया ऐसे बना देंगे जहाँ पर रिजर्व कर दिया जाएगा उस एरिया को, यानी जितने भी जीव जंतु जानवर वहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई भी कुछ जंगल विंगल नहीं काटेगा, और उनकी जो हैबिटेट है यानी जो उनकी लाइफ है वो अच्छे से चल पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई स्पीशीज़ को बचाने के लिए एक पूरी लिस्ट तैयार की थी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, यानी जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कम है अर्थ पे, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जैसे कि 1980 और 1986 में सेवरल 100 बटरफ्लाइज को, मॉथ्स को, बीटल्स को और 1 ड्रैगन फ्लाई, इन सबको क्या किया था, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की कैटेगरी में डाल दिया था। वो लिस्ट में इन्हें डाल दिया था जिससे इन्हें प्रोटेक्शन मिले। एक एग्जाम्पल दिया है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब तीसरा और लास्ट चीज़ इन्होंने क्या किया था कि इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विथ 6 स्पीशीज़। यानी कि देखो, अब इन लोग ने प्लांट्स के ऊपर भी फोकस देना स्टार्ट कर दिया था कि जो भी प्लांट्स हैं जो कि एकदम कम हो रहे हैं अमाउंट में, अब उन्हें भी प्रोटेक्शन दी जाएगी, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अब चलते हैं हम हमारे चैप्टर के अगले टॉपिक पे, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आप पहले इतना समझ लो कि जो फॉरेस्ट रहता है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो देखो, वो मैनेज भी गवर्नमेंट ही करती है, और किसके द्वारा करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा वो मैनेज करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने कितने टाइप में हमें फॉरेस्ट को डिवाइड करके रखा है। तो इंडिया में 3 टाइप में फॉरेस्ट डिवाइडेड है। फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और थर्ड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो सबको एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे रिजर्व फॉरेस्ट को। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व्ड है, यानी यहाँ पर ना ही कोई लकड़ी काट सकता है, ना ही कोई जानवर को हंट कर सकता है यानी मार सकता है, और ये फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है गवर्नमेंट से। इसे जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलती है। और इंडिया में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, यानी इंडिया के आधा से ज़्यादा फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज़ एन एरिया और मास ऑफ लैंड विच इज़ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब ये डेफिनेशन सुन के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये भी तो एक रिजर्व फॉरेस्ट ही हो गया। देखो, इसे भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं यानी जो जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते हैं, इस फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ जंगल पे डिपेंड रहती है। उनको खाना पीना सब जंगल से मिलता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ पर सिर्फ आदिवासी लोगों को ही शिकार करने की परमिशन मिलती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया के 1/3 फॉरेस्ट के हिस्से को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला है। अब देखते हैं तीसरा टाइप का फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जो ना कि रिजर्व्ड हो ना कि प्रोटेक्टेड हो,
यानी कि गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्ट नहीं करती, उसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये फॉरेस्ट जो है वो बिलोंग करता है कम्युनिटी और गवर्नमेंट सबको, यानी कि आपको, हमको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट सबको ये फॉरेस्ट बिलोंग करता है। सब ये फॉरेस्ट में जा आ सकते हैं। तो अब परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि कौन सा फॉरेस्ट कितना है हमारे इंडिया में। तो देखो, जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 50% है, जो प्रोटेक्टेड है वो 33% है, और जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो 17% है, और टोटल मिला के 100% होता है, जो कि हमारा टोटल फॉरेस्ट है इंडिया का। तो अभी तक हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे बचाती है फॉरेस्ट को, लेकिन अब लास्ट टॉपिक जो है इसमें हम देखने वाले हैं कि जो कम्युनिटी है, यानी जो कॉमन पीपल है, उन लोग ने क्या योगदान दिया है फॉरेस्ट को बचाने में, कंजर्व करने में। तो हम लोग का लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉमन पीपल इन कंजर्वेशन। तो इसका आंसर ये पॉइंट के ज़रिए आप दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व एक जगह है राजस्थान में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा माइनिंग चल रही थी, कुछ लोग बाहर से आके उधर माइनिंग कर रहे थे, और उधर प्रोटेक्शन एक्ट लगा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसकी वजह से जो विलेजर्स थे उधर के, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर आवाज़ उठाया, आंदोलन किया कि ये माइनिंग रुक जाए, क्योंकि उधर प्रोटेक्शन एक्ट लगा है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये रोल था इनका। अब और भी देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या पीपल ने किया था। एक और घटना बताई है कि देखो, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान में एक अलवर नाम की जगह है, वहाँ पर क्या हुआ था कि 5 गाँवों ने मिलकर, 5 अलग अलग गाँव ने मिलकर अपने ज़मीन को डोनेट किया, और करीब 1200 हेक्टर जो लैंड है उसको क्या किया, जो फॉरेस्ट लैंड है 1200 हेक्टर का, उसे दान दे दिया। किसको दान दिया? जो वाइल्ड लाइफ है, जो बोल सकते हैं एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, सबको क्या करने के लिए, सेफ रखने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, 1200 हेक्टर जो ज़मीन है उसे दान दे दिया था। और उस ज़मीन का नाम क्या रखा था? भैरवदेव डाकवा। तो उस ज़मीन का नाम ये था। और उधर ऐसा एक्ट उन लोग ने लगा दिया था कि वहाँ ना ही कोई हंटिंग कर सकता है, ना ही कोई पेड़ काट सकता है। तो मतलब क्या था, एकदम स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया था उन लोग ने, और ये जो ज़मीन थी उसे डोनेट कर दिया था। अब तीसरी एक घटना है कि द फेमस चिपको मूवमेंट। तो ये एक मूवमेंट किया था विलेजर्स द्वारा ही। तो यहाँ क्या हुआ था कि हिमालयाज़ में बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे थे। तो ये क्या है, इन्हें भी अच्छा नहीं लगा विलेजर्स को कि इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे, तो हम लोग कैसे रहेंगे और बाकी जो जानवर हैं वो कैसे रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी पेड़ हैं अलग अलग लोग जाके उस पेड़ पे चिपक गए, सब एक ग्रुप बना के उस पेड़ पे चिपक गए और बोले कि पहले हमें काटो, उसके बाद पेड़ को काटो, ताकि ये जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोका जा सके। तो ये था एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट, चिपको मूवमेंट इसको बोला गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये आया था पिछले साल, तो इस साल भी इसके आने के चांसेस हैं। अब चौथा और आखिरी पॉइंट आपके बुक में जो दिया है वो ये है कि बीच बचाओ आंदोलन। तो क्या हुआ था कि तहरी और नवदन्या के जो लोग थे, ये जो 2 जगह है वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो उन लोग ने क्या किया, बिना कोई केमिकल्स का यूज़ किए अच्छे से अच्छी क्रॉप ग्रो की, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो ज़मीन है वो भी ख़राब नहीं हुई, और क्या हुआ, उनका क्रॉप भी अच्छा हुआ। क्या होता है कि जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर देते हैं, बहुत सारे अमाउंट में क्रॉप ग्रो तो कर देते हैं, लेकिन उससे ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस सब चीज़ को बचाने के लिए इन लोग ने क्या किया था, जो नॉर्मल जो केमिकल वाले नहीं होते प्रोडक्ट्स उनका यूज़ किया था। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए।